नमस्कार दोस्तों, केमिस्ट्री साला चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा ये वीडियो सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 4 एंड सब टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट एंड वन मोर टॉपिक इज द सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो फ्रेंड्स, देयर आर मेनली टू फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। फर्स्ट वन इज एक्टिविटी। तो बच्चों, हमें ये जानना है कि एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट किस पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वन इज इट डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू form chemical bond between reactant and catalyst. That means you can say chemijobson, right? तो first one you can write on chemijobson. chemijobson में क्या होएगा कि कैटलिस्ट के ऊपर जब एडजॉर्प्शन होगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, तो इसमें कितना स्ट्रांगली वो केमिजॉर्प्शन बनाता है, दैट इज रिएक्टेंट, राइट। सो यू कैन से इट शुड बी स्ट्रांग एनफ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ना इतना स्ट्रांग हो कि फिर डिजॉर्प्शन मुश्किल हो। सो इसलिए हमें याद रखना है कि एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट डिपेंड्स ऑन एक्सटेंट ऑफ केमिजॉर्प्शन, and it should not be more strong so that desorption does not take place. Okay, so on the basis of that, activity of catalyst works. As for example, friends, जब भी हाइड्रोजनेशन होता है, आप देखे होंगे कि हाइड्रोजनेशन के केस में हमेशा आप कैटलिस्ट यूज करते होगे, प्लैटिनम है, प्लेडियम है, राइट। तो ये जो कैटलिस्ट हैं ये एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, उसमें भी हम यूज करते हैं, निकेल भी यूज करते हैं। तो जनरली जितने भी एक्टिव कैटलिस्ट होते हैं दैट बिलोंग्स टू डी ब्लॉक से होते हैं। डी ब्लॉक में आगे पढ़ेंगे क्यों होता है, वो डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इट इज ऑब्जर्व, तो एक्टिविटी इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 5th ग्रुप टू 11th ग्रुप, राइट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो एक्टिव होते हैं 7 और 8 ग्रुप के जो मेटल होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इन क्वाइट पर्टिकुलर केस दिस इज हाइड्रोजनेशन। इन केस ऑफ हाइड्रोजनेशन मीन्स एडिशन ऑफ hydrogen. Okay friends, so this is activity of catalyst. Mainly you have to remember it depends on chemisabsorption or extent of chemisabsorption or strength of chemisabsorption, right? And second is selectivity of catalyst. Selectivity, you have to select catalyst according to product. अगर आपके पास रिएक्टेंट सेम है,
सेम रिएक्टेंट है, मान लीजिए रिएक्टेंट सेम रिएक्टेंट है, एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट, सपोज C1 कैटलिस्ट इज देयर। ये रिएक्टेंट सेम रिएक्टेंट मीन्स लेट रिएक्टेंट बी R, then product is forming P1. If reactant is same and catalyst is different, the product is different. Reactant is same, catalyst is different, and product is different. So friends, always we select the catalyst according to product. हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है उसके अनुसार हम लोग कैटलिस्ट को सिलेक्ट करते हैं। अदरवाइज सपोज यू हैव टू प्रिपेयर प्रोडक्ट P3 विथ सेम रिएक्टेंट R एंड यू आर यूजिंग कैटलिस्ट C2, देन यू विल गेट P2 नॉट P3। ठीक है दोस्तों, कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिएक्टेंट आपका है, रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम रिएक्टेंट्स, और इसे देखो इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कैटलिस्ट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज, और इसको आप याद भी रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन in presence of nickel catalyst, it gives CH4 plus H2O. Here product is methane. In second, same reactant, carbon monoxide plus 2H2 in presence of Cu ZNO Cr2O3, and product is different, product is CH3OH, alcohol is there. And in third case, reactant same है, reactant plus H2 in presence of Cu catalyst HCHO, राइट। सो फ्रेंड्स, आपको यहाँ ऑब्जर्व करना है कि रिएक्टेंट हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट। दिस इज P1, दिस इज P2 मिथाइल अल्कोहल, दिस इज P3। by using different catalyst, here nickel, that is C1, this is Cu in presence of ZNO, chromium oxide, this is C2, and here catalyst is C3. So these are the two important features of solid catalyst. First one is activity and selectivity. So friends, my suggestion is that you remember these three reactions. It is very important, right? Now next, this is shape selective catalyst. तो बच्चों, इसमें हमें ये जानना है कि shape means it's a shape of catalyst. You know, the shape of catalyst may be porous. तो सपोज मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, इट्स ए पोरस शेप इज देयर, द शेप ऑफ कैटलिस्ट इज पोरस, राइट। चारकोल भी पोरस होता है, ऐसा पोरस है। अब देखो, इसमें अब हम कोई रिएक्टेंट का डिफ्यूजन करते हैं या एडजॉर्प्शन अगर रिएक्टेंट का होगा, तो बच्चे आप समझो कि अगर रिएक्टेंट का शेप ये पोर से बड़ा होता है, एक्चुअली दीज पोर्स आर माइक्रो पोर्स, आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर रिएक्टेंट का साइज बिगर है, बिगर देन शेप ऑफ ये होल्स ऑफ कैटलिस्ट, या पोर्स लिखें, पोर्स,
शेप ऑफ पोर्स ऑफ कैटलिस्ट। तो क्या होगा भाई, इसमें ये इंट्रैप्ट भी नहीं होगा, एडजॉर्प्शन ही नहीं होगा, तो नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। इस केस में क्या होगा, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, नो प्रोडक्ट इज फॉर्म। ठीक है बच्चे, नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का शेप ए स्मॉलर देन द पोर ऑफ कैटलिस्ट, दिस इज ए स्मॉलर, तो आसानी से ये इसमें क्या हो सकते हैं भाई, इंट्रैप्ट हो सकते हैं, एंड क्या हो सकते हैं भाई, एडजॉर्प्शन हो सकता है। एंड द शेप ऑफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि शेप ऑफ प्रोडक्ट शुड नॉट बी लार्जर देन द पोर्स ऑफ कैटलिस्ट। प्रोडक्ट का शेप भी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा। मान लीजिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है यहाँ, थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज देयर एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज देयर, इट्स ए प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट आसानी से क्या हो सकते हैं, ये बाहर आ सकते हैं, डिजॉर्प्शन हो सकता है, डिजॉर्प्शन हो सकता है। सो कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर मान लो प्रोडक्ट बड़ा हो, प्रोडक्ट बड़ा हो तो रिएक्टेंट एडजॉर्प्शन होगा, लेकिन प्रोडक्ट भी इंट्रैप्ट हो जाएगा, उसका डिजॉर्प्शन नहीं होगा, डिजॉर्प्शन इसका नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। सो कंडीशन क्या होना चाहिए कि कंडीशन शुड बी द शेप ऑफ रिएक्टेंट and product should be a smaller than the pore of catalyst, right? Catalyst ओके। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो जियोलाइट इज शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट, जियोलाइट, एग्जाम्पल इज जियोलाइट। आप हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर में पढ़े होंगे, जियोलाइट का यूज करते हैं। एक्चुअली जियोलाइट इज एल्यूमिनोसिलिकेट, एल्यूमिनोसिलिकेट। इसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है और हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब आप देखे हो, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, राइट। अब इसमें एल्युमिनियम सिलिकेट का LOSI का ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। कैसा नेटवर्क होगा, 3 डायमेंशनल नेटवर्क। ठीक है दोस्तों। अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं, तो यूज ऑफ जियोलाइट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। किसका यूज होता है भाई, जियोलाइट का, राइट। अब काम क्या है, काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जियोलाइट का जो इंडस्ट्री में यूज होता है उसका सबसे पहले एक स्पेसिफिक नेम है ZSM5। ठीक है, ये याद रखना है, ZSM5। ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट है। कैसा है भाई, शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। एंड इट कन्वर्ट्स alcohols directly into गैसोलीन। ये गैसोलीन में इसको क्या करता है भाई, कन्वर्ट करता है। गैसोलीन का मतलब होता है, आप समझते हो, गैसोलीन मीन्स पेट्रोल। ये बहुत अच्छी बात है कि ये बायोडीजल या बायोफ्यूल, इट्स अ बायोफ्यूल, राइट।
तो ZSM5 इट्स सेल्फ सेलेक्टिव कैटलिस्ट एंड इट कन्वर्ट्स अल्कोहल डायरेक्टली इनटू गैसोलीन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो वीडियो होगा वो एंजाइम कैटलिस्ट पर होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, हमारी हौसला को बुलंद करें। आप भी बहुत पढ़ें, मेरी शुभकामना। बहुत अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।